इन अ रेगुलर बेल-कोलमन साइकिल, ये जो आपका T1 टेम्परेचर है, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन योर T3, ओके, in a conventional world. So in the previous diagram where we have made this T3 lesser than T1, हमने शायद उल्टा बनाया था, है ना? तो that is, आप उसको खाली ऐसा डिनोट करके बना सकते हैं, जनरल आप डायग्राम बना सकते हैं, ओके, बट इन एक्चुअल में अगर आप बनाएंगे, so this T1 will always है, ये जो दोनों का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसको हमें यूटिलाइज करना है somehow, just to in order to improve the efficiency of the cycle somehow, है ना? तो efficiency of the cycle को improve करना है, तो उसके लिए कैसे करेंगे? So कुछ अरेंजमेंट्स बनाते हैं, तो we have, okay, थोड़ा सा अरेंजमेंट बनाता हूँ मैं पहले। तो दिस इज आवर ओरिजिनल कंप्रेसर, ओके, यहाँ से आपका दिस इज योर compressor, okay, यहाँ से work input, so let me write this as compressor, and this is your cooler, okay, जो process 2-3 कर रहे हैं, that is your cooling process, okay, so यहाँ से, and now from this cooler it should directly go to the turbine, ठीक है, but ये turbine पे ना जाके हम क्या करेंगे, इसको हम provide करवाते हैं, will pass it through your some, ऐसा एक रीजनरेटर से पास करवाते हुए जाते हैं, ओके, एंड फ्रॉम दिस रीजनरेटर इट विल गो इनटू द टरबाइन, ओके, अभी देखेंगे पूरा डायग्राम कैसा है। अब दिस इज योर टरबाइन वर्क आउटपुट, ओके, समवट ऐसे जा रहा है। अब क्या करेगा, यहाँ से जो टरबाइन निकलता है आपका, टरबाइन से जो ये जो एक्सपैंडर है ना, ये 3-4, ओके, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, यू टेक समथिंग आउट, एंड आप ऐसे क्या करते हैं, ऐसा यहाँ से जाता है, ये रेफ्रिजरेटर से होके जाता है ना, इट गोज इनटू योर रेफ्रिजरेटर, ओके, रेफ्रिजरेटर से होके जाता है। अब यहाँ से जो रेफ्रिजरेटर से होके जा रहा है, ये इनिशियली अब कहाँ पे जाता है, सीधे कंप्रेसर में जाता है, ठीक है, तो ये सीधा कंप्रेसर पे जाने की जगह इट विल गो एंड पास थ्रू योर दिस कूलर, ओके, इस तरह से इसमें पास करेगा, एंड देन फ्रॉम देयर इट विल एंटर, ओके, इट विल एंटर इनटू योर कंप्रेसर, ओके, लाइंस थोड़े ज्यादा हो गए हैं तो इतना इश्यू नहीं है इसमें, है, इसको मैं यहाँ पे रेड लाइन से शो करता हूँ, फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, ओके, एंड दिस इज योर ब्लू वन, ओके, इस तरह से क्या होगा, यहां से जो आपकी हॉट एयर आ रहा है ना कूलर से, सो इट विल एक्सचेंज हीट फ्रॉम द कोल्ड एयर कमिंग आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ओके, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से जो आपका दिस इज 0.2, दिस इज 3, ठीक है, एंड यहाँ से ये आपका पॉइंट नंबर, अभी 4 क्या होता था, हमेशा यहाँ पे आता था, अभी ये क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 5, okay, coming out this one, and this is going to be point number 6, okay, इसका भी डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनेगा, okay, so it will be somewhat like this,
So initially it was at point number 1. Wait, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पे था, देन यहां से आपका कंप्रेशर हुआ तो पॉइंट नंबर 2 पे जाएगा यहाँ पे, ओके, देन इट हैज, ओके, यहाँ से दिस वी हैव प्रोवाइडेड दिस एंड ओके, सो दिस इज 6 एंड दिस इज 1, तो यहाँ से रीजनरेटर से होके गया तो ये 1 पे आ जाएगा, ओके। तो 1 is your condition entering into the compressor, okay, 2 is condition out of the compressor and then 3 is your condition out of your cooler। ये जो आपका है पॉइंट नंबर 3, इनिशियली यही हम इसी तरह से हमने लिया था और यहाँ पे क्या था कि T3 is greater than T1, ठीक है, यहाँ पे ये केस आया था। अब हमने क्या किया है कि हमने जो आपका एयर आ रहा है कूलर से उसको हमने पास करा दिया है एक दूसरे टाइप के एक और heat exchanger से पास करा दिया है, we have given the name regenerator, okay, where it is exchanging the heat from the air coming out of the refrigerator। मतलब इस पॉइंट पे जो एयर है वो इस पॉइंट के एयर के साथ में हीट को एक्सचेंज कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं T1 आपका कम है, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, T1 कम है, सो एंड दिस, ओके, एंड इट विल गो लाइक फर्दर डाउन, ओके, इस तरह से ये फर्दर डाउन हो जाएगा एंड 3 से 4 ये फर्दर और कूल हो गया। उसके बाद में ये आपका एक्सपेंशन प्रोसेस, इसको से करने का ये हो गया आपका एक्सपेंशन प्रोसेस, ओके, देन एक्सपेंशन प्रोसेस होने के बाद में ये आपका बन गया पॉइंट नंबर 5 एंड उसके बाद में ये अगेन यहाँ से आपका ये कहाँ पे गया, ये गया आपका होके 5, ठीक है, अभी ये 4 आ गया, 4 से एक्सपेंडर गया इधर आपका टरबाइन से आ गया, ये एक्सपैंड कर गया। अब ये क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर से पास होके जाएगा, सो देयर विल बी सम इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ओके, लेट मी, ये इसको बंद करते हैं, इसके जैसे थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है मुझे, ओके, सो नाउ फ्रॉम दिस 5 इट विल गो, और यहाँ पे आपका कुछ रेफ्रिजरेटर के पास में रेफ्रिजरेटर से जब निकलेगा तो देयर विल बी सम टेम्परेचर T6, ओके। अभी क्या है, जब ये T6 अब यहाँ से क्या करेगा, ये एयर पास होके जा रहा है आपका रीजनरेटर से, तो इसका टेम्परेचर कम था, ओके, फिर अब ये क्या करेगा, ये इसके साथ में एक्सचेंज करके हीट को, फिर इसका टेम्परेचर इट विल राइज टू एंड इट विल गो टू 1 पॉइंट, ठीक है, तो इस तरह से ये इसका ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। मतलब इसमें क्या हुआ, जो ये जो एयर थी यहाँ पे 3 पॉइंट पे उसका टेम्परेचर कम होके T4 तक हो गया, और जो एयर आपका रेफ्रिजरेटर से बाहर निकल रहा था जो 6 पॉइंट पे निकल रहा था उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया T1 तक चला गया, एंड अगेन दिस इज फेड इनटू योर कंप्रेसर, ओके। तो इस तरह से आपने क्या किया है, आपने ओवरऑल जो इसका एरिया है विद इन दिस एरिया आपने इंक्रीज किया है, साथ ही साथ में इसका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ गया है, ठीक है, तो यहाँ से जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे इसका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ गया है। नाउ इन एन आइडियल कंडीशन आपका क्या होना चाहिए कि यह जितना आपका यहाँ पर एयर का डिक्रीज टेम्परेचर का डिक्रीज हुआ है T3 माइनस T4 दैट शुड बी इक्वल्स टू योर T1 माइनस T6, दिस इज एन आइडियल केस, ओके। सो यहाँ पर आपके इसमें रीजनरेटर की एफिशिएंसी कुछ होती है तो उस हिसाब से वो चीजें और मॉडिफाई हो जाएगी कि इंस्टेड ऑफ 100%, ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका आ रहा है यही आपका रीजनरेटर एफिशिएंसी बताता है, ये जो रेशियो इन दोनों का, अभी यहाँ पे क्या है, दिस इज 1, ठीक है, तो रीजनरेटर एफिशिएंसी 1 है, तो देयरफॉर दिस वी आर टेकिंग एज इक्वल, ठीक है, अगर यही आपका एफिशिएंसी 1 नहीं होके कुछ लेस देन 1 होगा, सो उस हिसाब से इट इज गोइंग टू बी सम रेशियो, ओके। So this was your regenerator type of Bell-Coleman cycle where we exchange the heat coming out of the refrigerator. Okay, I'm writing over here. So exchange of heat between the air coming out of refrigerator and air coming out of cooler.
So it is represents the exchange of heat between the air coming out of the refrigerator and air coming out of the cooler, because the temperature of the air out of the refrigerator is lesser than the cooler, so we can further cool the air out of the cooler, okay, to from T3 to T4, okay। अब इसी तरीके से आपका जो एयर का जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है वो अभी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो मतलब ये जो आपका लेवल्स है, ये लेवल्स आपके बराबर होने चाहिए, ये जो लेवल्स है, ओके, दिस लेवल शुड बी इक्वल, ओके। ये जो डेल्टा है, दिस डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू दिस डेल्टा टी, रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। तो अभी तक थोड़ा सा हमने एयर एफिशिएंसी साइकिल के बारे में पढ़ा था। व्हाट आर द एडवांटेजेस and disadvantages, let's discuss those also of air refrigeration system। okay, so advantages क्या क्या हो सकते हैं बताएंगे आप लोग? what could be the advantage? बताइए, what could be the advantages? First is air is easily available, ठीक है। यहाँ पे आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो एयर है, और एयर आपको पता है इट इज इजिली अवेलेबल, सो जो उसका वर्किंग कॉस्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी चीप, है ना। और आप क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट को आप मिड एयर से भी ले सकते हैं, मतलब अगर इसको हम एयरक्राफ्ट में अगर यूज करते हैं, एरोप्लेन्स में यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो आपका एयर होता है वो आप मिड एयर में भी ले सकते हैं, लाइक इफ देयर इज सम काइंड ऑफ लीकेज, ठीक है, तो वो भी आपका हार्मफुल लीकेज में नहीं आएगा। सो सेकेंड इज small amount of leakage is tolerable, okay, because it is a non toxic है, अमोनिया की तरह ये टॉक्सिक नहीं है, तो देयर इज नो इशू विद द फेटेलिटी रिगार्डिंग विद ह्यूमंस, है ना। तो आपका कोई इशू नहीं है यहाँ पे कि इट इज गोइंग टू बी डेंजरस फॉर द लाइफ, तो यहाँ पे लीकेज हो भी गया तो नॉट एन इशू, ठीक है। थर्ड इज एयर इज नॉन फ्लेमेबल, okay, air is non flammable, so no danger of fire, okay। थर्ड जो है वेट ऑफ सिस्टम per unit tons of refrigeration is low, okay, thus it can be used for aircraft refrigerations, ठीक है। वेट कम है इसका पर टीआर के से, तो आप इसको एयरक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं जहां पे आपको वेट कम से कम वेट का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। फिफ्थ का अगर आप ओपन सिस्टम की बात करते हैं, so only one heat exchanger is required, ये इसी से आपका क्या जाएगा, आपका वेट का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। वेट का रिक्वायरमेंट किससे कम हो रहा है, ये आपका एक ही हीट एक्सचेंजर का रिक्वायरमेंट है। एयरक्राफ्ट में यूजुअली हम ओपन टाइप ही यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे आपका क्लोज सिस्टम नहीं यूज करते हैं, तो ओपन टाइप का यूज करने से क्या जाता है, आपका वेट पर सिस्टम जो है आपका पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन वो काफी कम होता है, ठीक है। So what are the disadvantages? Disadvantages कोई बताएगा?
सर लार्ज कंप्रेसर, large compressor, yes, large compressor, very good. Okay, since there is no phase change is involved, okay, so heat which is getting carried is your sensible heat, there is no latent heat. Okay, तो उसकी वजह से आपका जो होता है, जो मास ऑफ द एयर जो आपको सर्कुलेट करना है वो काफी ज्यादा अमाउंट का होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका सभी कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है, इवन आप कंप्रेसर की साइज बढ़ जाती है, और आप एक्सपेंशन को आप थ्रॉटलिंग की जगह एक्सपेंडर आप यूज करते हैं, है ना, इसी वजह से। तो which is your mass of air to be circulated is high. Okay, heat carried away is in form of sensible heat, okay, which means no phase change is involved. Okay, third very most important is that COP of the system is very low. Okay, COP कम है, उसका रीजन भी यही है, ऊपर के वाले पॉइंट से रीजन है कि सेंसिबल हीट होता है एंड नॉट अ लेटेंट हीट, जिसकी वजह से आपका जो वर्क इनपुट होता है उसमें आपका कमी आ जाता है, क्योंकि आपको फिर वहां पे एक्सपेंडर वर्क भी आपको रहता है, ठीक है। अभी वो आपका मास फ्लो रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, ओके, तो आपको जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है वो भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि आप सेंसिबल हीट से आप ले जा रहे हो, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा हीट तो आप नहीं कैरी कर पाओगे, लेटेंट हीट होता है तो वहां पे काफी ज्यादा अमाउंट का आपको हीट चाहिए होता है इन ऑर्डर टू चेंज ऑफ फेज, ठीक है। फेज चेंज करने में बहुत ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस केस में आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, ओके। और चूंकि आप वहां पे फेज चेंज अगेन यूज करते हैं, तो वहां पे जो आपका कंप्रेसर वर्क होता है वो भी काफी आपका कम होता है, मास फ्लो रेट कम हो जाता है, कंप्रेसर वर्क अपने आप बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। इवन सेम टेम्परेचर चेंज में या सेम प्रेशर चेंज में अगर आप कोई ऐसा यूज कर रहे हैं जिसमें एक रेफ्रिजरेंट ऐसा है जिसका फेस चेंज नहीं कर रहा है, एक रेफ्रिजरेंट ऐसा जिसका फेस चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में सेम टेम्परेचर चेंज और सेम प्रेशर चेंज में भी मास फ्लो का जो है वो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इन केस जहां पे जिस रेफ्रिजरेंट में आपका फेस चेंज हो रहा है, ओके। तो उस वजह से वहां पे टोटल जो वर्क रिक्वायर्ड है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सीओपी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज, दैट इज there is moisture in the air, okay, so that is going to freeze, so freezing of moisture in the air, okay। तो अभी जो मॉइस्चर है वो आपका क्या करेगा, आप एयर लाते हैं उसको कुछ ऐसा ट्रीट करके तो लाएंगे नहीं कि उसके अंदर से मॉइस्चर को रिमूव कर दिया है, okay, so that moisture will be remained, ठीक है, and it will pass through the different devices, and when the moisture of the air, okay, and when this moisture of, है ना, when the air is passed through the expansion process, okay, pass through the expander, the moisture in the air freezes due to low temperature, okay। तो इसके से क्या होता है, वॉल्स चोक कर जाएंगे, चोकिंग ऑफ वॉल्स टेक प्लेस, तो वॉल्स को चोक हो जाएगा तो वो आपका इशू करता है फिर प्रॉपर रेफ्रिजरेशन के लिए, ओके, तो वो आपका प्रोसेस को हिंडर करता है, ठीक है। तो अब इस सब से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज ऑफ क्लोज सिस्टम, ओके, विथ ब्राइन सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि you are not using air
डायरेक्टली टू कूल द स्पेस, ठीक है, आप एयर को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं। एयर से क्या कर रहे हैं, उस ठंडी एयर से आप एक दूसरे मीडियम को आप कूल कर रहे हो। ये दूसरा मीडियम आपका ब्राइन सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आप एयर से ब्राइन सोल्यूशन को कूल कर रहे हो और ब्राइन सोल्यूशन आपका उस स्पेस में फ्लो कर रहा है जहां से आपको हीट को निकालना है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे दो लिक्विड का यूज कर रहे हो, एक आपका एयर हो गया, एक आपका ब्राइन सोल्यूशन हो गया। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है, देखेंगे। तो ये आपका हीट एक्सचेंजर है, यहां से आपका फ्लो कर रहा है कोल्ड एयर। ओके, सो cool air from expander, okay, and then it is going out to the compressor, okay। तो इस तरह से आया, इसमें होके चला गया। अब यहाँ पे जो भरा हुआ है, यहाँ पे आपका ब्राइन सोल्यूशन भरा हुआ। ब्राइन सोल्यूशन इज नथिंग बट सॉल्ट प्लस वाटर, ओके, सॉल्ट वाटर बोल सकते हैं बस। अब ये क्या करेगा, ब्राइन सोल्यूशन ये यहाँ से ठंडा होके यहाँ से निकलेगा एंड इट विल फ्लो इनटू द रेफ्रिजरेटेड स्पेस जहां से इसको हीट को निकालना है। ओके, जहां से इसको हीट को निकालना है वो उधर फ्लो करेगा एंड यहाँ पे कुछ एनक्लोज स्पेस होगा, ये बाहर पे इंसुलेशन लगा होगा, इस तरह से इसको फ्लो करते हुए जाएगा। ओके, ये ऐसा यहाँ पे कुछ अगेन यहाँ से पूरा ये ब्राइन सोल्यूशन भरेगा। ओके, और ये साइड साइड में पूरा इसका फूड स्टोरेज है जो भी है, वहां से इसको लेता हुआ जाएगा एंड इट विल जस्ट गो बैक टू द दिस एक्सचेंजर, ठीक है। यहाँ से ये पंप आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पंप है, ये इस तरह से ये पंप में चला जाएगा। Okay, it will go like this, and it will go like this. So this is your pump. Okay, तो ये जो है आपका, this is your heat exchanger. Okay, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोल्ड एयर आपका एक्सपेंडर्स और कंप्रेसर्स तक चला जा रहा है। इट इज नॉट डायरेक्टली टेकिंग द हीट फ्रॉम द फूड आइटम्स या जो भी रेफ्रिजरेटेड स्पेस है। ओके, सो यू आर यूजिंग सम अनदर टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। इसमें यहाँ ब्राइन सोल्यूशन है, तो ये आपका ब्राइन सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, in this type of system air will not come at with objects to be cooled, so okay, so freezing of moisture is avoided। okay, जब एयरी कांटेक्ट में नहीं आएगा एंड इट इज, है ना, तो उस हिसाब से वो मॉइस्चर को लेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप बच सकते हैं ये सब करने से। ठीक है, देन we'll come to the part, important part, aircraft cooling और रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यूजुअली एयरक्राफ्ट कूलिंग ही बोलते हैं इसको, है ना, क्योंकि हम जो कूल करते हैं वो केबिन की बात होती है, पैसेंजर केबिन की बात हो रही है। ओके, सो
some place you may find cooling, some place you may find refrigeration, तो ऐसा भी है. Okay, so aircraft cooling system. So what is the need? First we need to understand the need of cooling. What is the need? Okay, एयरक्राफ्ट में कूल करने का क्या रिक्वायरमेंट है, जबकि हम बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट आपका ऑब्वियसली इट इज एट द हायर एल्टीट्यूड्स. ठीक है, तो एल्टीट्यूड जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो हर 100 मीटर पे आपका 1 डिग्री का आपका टेम्परेचर का फॉल होता है. ठीक है, तो ऊपर में काफी ऊपर में होता है. ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के आसपास में होगा. ओके, तो आपका वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है. देन व्हाई इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट कूलिंग. ठीक है, कि मतलब अगर वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है फिर भी आपको एयरक्राफ्ट के अंदर में कूलिंग का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, ऐसा क्यों, विल सी. So there are two kinds of sources for the heat. Okay, two types of heat sources for aircraft. Okay, तो पहला जो टाइप है आपका दैट इज एक्सटर्नल हीट सोर्स. ओके, एक्सटर्नल हीट सोर्स की बात करेंगे तो इसमें आ जाता है पहले में आपका okay. सो अभी आपको क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर मूव करते हैं. ठीक है, सो व्हाट यू फाइंड इज दैट आपका जो टेम्परेचर काफी कम होता है ना. उस टाइम पे जो एयरक्राफ्ट जिस एलिवेशन पे होता है वहां पे प्रेशर काफी कम होता है. तो प्रेशर कम होने की वजह से अगर वो पर्टिकुलर प्रेशर का जो एयर अगर आप केबिन में फ्लो करा दें cannot survive such low vacuum pressure ना, तो वहां पे सीधे के सीधे डेथ होता है. उस केस में हमें क्या करना है कि आपको प्रेशर को इंक्रीज करना है. ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करके कहाँ तक ले जाना है आपको, जो आपका सी लेवल का प्रेशर होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 बार है ना, 1.013 बार, जिसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, तो वहां तक आप इसको इंक्रीज करना है बिकॉज फॉर ह्यूमंस दैट इज द प्रेशर ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर देयर कंफर्ट ब्रीथिंग. है ना, कंफर्ट ब्रीथिंग के लिए उतना अमाउंट का प्रेशर आपको चाहिए चाहिए. ओके, तो जब आप प्रेशर को जब बढ़ा रहे हो विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ कंप्रेसर, है ना, कंप्रेशन करके ही तो प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो. जो बाहर एयरक्राफ्ट के बाहर पे जो आपको एम्बिएंट एयर है जिसका प्रेशर काफी कम है. ओके, तो उसको कंप्रेस करके आप जो सी लेवल. ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंप्रेशन के साथ में प्रेशर के इंक्रीज करने के साथ में आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है. ओके, तो वो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा उस एयर का. तो वो टेम्परेचर अब क्या करेगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, अभी वो टेम्परेचर जो होगा थोड़ा हाई होगा एंड इट में प्रोवाइड सम काइंड ऑफ हीटिंग टू द योर एयरक्राफ्ट. ओके, सो ये आपका एक तरीके से हीट सोर्स बन जाएगा. ठीक है, तो इसमें लिखते हैं सो द प्रेशर required in the passenger cabin the atmospheric pressure okay at sea level which is approximately 1 atmospheric pressure इसको बोलते हैं 1 atm. okay, so it is necessary to compress the ambient air which is at very low pressure. So due to this compression the temperature
of air will also increase. So second is your solar heat, है ना, जो आपको सन से जो आपको हीट मिल रहा है वो भी तो बाय रेडिएशन आपको आएगा ही आएगा. तो फ्रॉम विंडोज, फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द प्लेन, दैट हीट विल seep into the aircraft. Okay, so heat from sun through windows and top surface of plane. Okay, so third is heat due to air drag. Okay, air drag पता ही होगा आपको कि आपका जो एयरक्राफ्ट है दैट इज मूविंग विथ हाई वेलोसिटी. तो हाई वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है. सो इट विल हैज टू पेनिट्रेट द सरफेस ऑफ एयर का जो लेयर है उसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा. तो इस तरह से आपका ये प्लेन बढ़ रहा है. ओके, तो प्लेन इस तरह से आगे बढ़ रहा है आपका कुछ वेलोसिटी ए से. तो आपका जो एयर है यहाँ पर, जो एयर है यहाँ पर, ओके, तो इस तरह से एयर जो होगा वो उल्टी डायरेक्शन में जाएगा. अगर ये एरोप्लेन का है, या फिर इसको अगर आप ले लेंगे, अगर मतलब कुछ भी मान लेते हैं, सॉरी ये उल्टा रहेगा. तो ये एरोप्लेन का फ्रंट पार्ट है, दिस इज योर फ्रंट पार्ट, एंड ये टेल एंड हो गया, है ना. इसी तरह से आपका होता हुआ आएगा, या इट कुड बी अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, तो इस तरह से आप मान लेंगे हम इस तरह से बढ़ रहा है, तो आपका एरोप्लेन इस तरह से आपका V1 में बढ़ रहा है. ओके, तो आप क्या करेगा, तो जितने स्पीड से आपका कोई भी व्हीकल बढ़ता है उतने ही स्पीड से एयर उसको पुश करने की कोशिश करता है. यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स. तो ये VA है, सो वेयर V1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू VA ओनली. तो क्या करेगा, अभी यहाँ पे जो इसके फ्रंट पार्ट पे क्या करेगा, अभी जितने भी यहाँ पे सरफेस पे ना, इसका जो सरफेस पॉइंट है, ओके, तो यहाँ पर तो एयर का जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, ये जो यहाँ पे इसको एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ अ एरोप्लेन. ठीक है, जो उसको बिल्कुल रेजिस्ट कर रहा है. ठीक है, वो एकदम उसको एज अ बैरियर की तरह एक्ट करेगा दिस एरोप्लेन. ओके, तो यहाँ पर अब ये क्या करेगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है या जो एयर है उसको ड्रैग कर रहा है, तो उसकी वजह से जो आपको जो फ्रिक्शन की वजह से एयर का एक फ्रिक्शन जनरेट होगा इसके सरफेस के ऊपर में. तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ओके, तो the kinetic energy into the enthalpy, okay, or the pressure. Okay, तो ये किस तरह से होगा, if I want to apply this static energy equation को अगर मैं apply करता हूँ, okay, so it will be like this: V1 square by 2 plus H1 equals to V2 square by 2 plus H2, everything else to be 0. Okay, so यहाँ पर अब ये क्या हो रहा है, अभी जो V2 है, मतलब आपका जो इनिशियली जो हम बोल सकते हैं आपका जैसा भी है मान के चलेंगे, V1 मत लीजिए इसको, एरोप्लेन एयर मान लिया, तो इसको मतलब एयरक्राफ्ट मान लीजिए, क्या लिखेंगे, एयरक्राफ्ट होता है, AC लिख लिया, है ना. So this V1 it is your initial velocity, या बोल सकते हैं speed of the aeroplane. Okay, और जो V2 है वो आपका हो जाएगा velocity of air after your जो भी है इसको stagnant velocity बोल सकते हैं, या velocity of the air which is getting touch on the surface, है ना. तो वो ऐसा वाला हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे like V1 is speed of airplane और एरोप्लेन, है ना. V2 इज स्पीड ऑफ, क्या बोलेंगे इसको हम, स्टैग्नेंट एयर बोल देते हैं. ओके, स्टैग्नेंट एयर. ओके, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, है ना. ये सिमिलरली टू योर पिटॉट ट्यूब कंडीशन है ना. जैसे पिटॉट ट्यूब में आता है कि आपका वहां पे वेलोसिटी आपका टकरा जाता है उस पॉइंट पे, और जब आपका फ्लूइड टकराता है आपका पिटॉट ट्यूब के एंट्री पॉइंट पे, तो वहां पे due to just barrier, due to that barrier क्या हो जाएगा, वो velocity it becomes
नेग्लिजिबल टू जीरो, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाता है, इंक्रीज इन प्रेशर हो जाता है, तो वहां पे आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, यहाँ पे आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। सो यहाँ पे H2 आपका नेग्लिजिबली जीरो हो जाएगा। सो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, दिस V1 स्क्वायर बाय 2, यहाँ से इसको चेंज करते हैं, ठीक है। सो विल गेट H2 माइनस ऑफ H1 इक्वल्स टू V1 स्क्वायर बाय 2, इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखेंगे। सो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू V1 स्क्वायर बाय 2 Cp, है ना। इस तरह से ये आपका टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा है, तो वी कैन से दिस इज डेल्टा T, okay. Now this delta T will be higher as it will आपका जो एरोप्लेन का जो भी स्पीड जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा ये आपका टेम्परेचर का राइज होगा। तो अगर आपका V1 अप्रोक्सीमेटली 1000 kmph है, ओके, so this delta T it may come to 50 डिग्री सेल्सियस, इतना के लगभग आ जाएगा। इतना इंक्रीज बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है ना। अभी तक हम बात कर रहे थे आपके एक्सटर्नल सोर्सेस का, व्हाट अबाउट योर इंटरनल सोर्सेस, ओके। तो इंटरनल सोर्सेस में बात करेंगे तो सबसे पहले आता है आपका ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ह्यूमन आपके कुछ हीट्स को जनरेट करते हैं ड्यू टू मेटाबॉलिज्म्स, ओके, रेस्पिरेशन एंड ऑल। तो उनका अपना बहुत अमाउंट का हीट जनरेट हो जाता है, ओके। सो हीट generated by human body, okay. Second is आपका वहां पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे, उनसे भी हीट जनरेट होती है। सो हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ठीक है। थर्ड इज जो आपके इंजन पार्ट से हीट आएगी, हीट फ्रॉम इंजन पार्ट्स, okay, which will come, it can come through conduction, it can come through convection, or it can come through radiation also, okay. तो बड़े बड़े आपके वहां पे कंप्रेसर और टरबाइन होते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू मेक द एरोप्लेन टेक अ फ्लाइट, है ना। तो फ्लाइट लेने के लिए आपको सब वहां पे टरबाइंस एंड जो भी आपका सिस्टम है वो लगे होते हैं, उसकी वजह से भी आपको हीट काफी जनरेट होती है। एंड दैट हीट इट एनी हाउ इट विल पासेस इनटू योर केबिन्स, ठीक है। जैसे आप सिंपली आप कार की बात करते हैं ना, तो कार में जो आपका इंजन का हीट होता है, तो वो भी आपका सीप इन हो जाता है आपके केबिन के अंदर में। अगर आप कार को पूरी तरीके से बंद करके चलते हैं, है ना, इस तरह से मान के चलिए कार को आप बंद करके चल रहे हैं, पूरे विंडोज विंडोज आपने लगा ली हैं और आपने एसी को नहीं ऑन किया है, ओके। तो आप अगर मान लेते हैं कि आपका टेम्परेचर बाहर कम भी है, ठीक है, लाइक सर्दी की बात करें जो टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस है, आपने सब ऊपर ऊपर बंद कर लिया है, फिर भी आप देखेंगे कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगा। तो यही सब रीजन है, बिकॉज हीट इज जनरेटेड बाय द ह्यूमन बॉडी व्हिच इज सिटिंग इनसाइड द कार, ओके, एंड द हीट will be coming from your engine parts also। अगर आप हीटर को ऑन ना करके बस आप उसको क्या कहते हैं उसकी जो इनलेट है, जो आपके एयर का जो इनलेट है इनटू द केबिन, उसको आप ऑन करके रख दीजिए, तो आपके इंजन ही से आपको हीट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज हीट कमिंग आउट फ्रॉम द इंजन पार्ट्स। So we'll see different methods of aircraft cooling system. Okay. आप लोग के लिए मैंने एक बुक को अपलोड कर दिया है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी अदर बुक ऑन RSC इन अ PDF फॉर्मेट। तो फिलहाल के लिए अभी खुरमी को अपलोड कर दिया है, तो उसको पढ़िएगा। नेक्स्ट वीक यू गाइस आर कमिंग टू द कॉलेज, तो वहां पे आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज प्रीफर दैट डोम कोंडवार एंड आपका अरोड़ा, CP अरोड़ा, ठीक है। एटलीस्ट उसमें से एक किताब को जरूर पढ़िएगा, ओके। खुरमी बताया है ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स, बट अभी उसी का PDF अवेलेबल है, इसलिए मैंने उसी को अपलोड किया।
So methods of air cooling system, first one we have is simple air cooling system. इनके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी आता है, इनका थ्योरी भी आता है, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न देयर, डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा, इनके कैसे डायग्राम्स होते हैं, ओके। So this is your ब्रेटन साइकिल, रेगुलर ब्रेटन साइकिल, ये आपका गैस टरबाइन है, दिस इज योर मेन कंप्रेसर, ओके, दिस इज योर कंबशन चैम्बर, यहां से आपको कुछ वर्क जा रहा है, यहाँ पे आप कुछ वर्क दे रहे हैं, जो भी है वॉट एवर इज द थिंग, ओके। ये आपका यहाँ से ऐसा जा रहा है। तो अभी ये आपका जो है ना, दिस इज योर पावर साइकिल, ओके। ये जो पूरा साइकिल है, दिस इज योर पावर साइकिल, और हमें इस पे फोकस नहीं करना है, हमें रेफ्रिजरेशन पे फोकस करना है, ठीक है। तो पहली बात ये है कि आपको जो बाहर से जो एयर मिल रही है, ओके, विल नेम दिस एज एम्बिएंट एयर। Now, while coming inside this your aircraft, okay, it is getting rammed. Okay, ramming हो रहा है. This is will known as ram air. We'll we'll see this ramming, okay, in a short while. So we now what you are doing, that you're taking out the air from the compressor, okay, और इसको आप कंप्रेसर को थोड़ा सा ब्लीड आउट कर रहे हैं, मेन कंप्रेसर को यहाँ से आप एयर निकाल रहे हैं, and you're using this air, okay, for the cooling now, ठीक है। अब इस तरह से कूल करेगा and it will go inside your heat exchanger, okay, कैसे जा रहा है दिखाता है। सो इस तरह से ये आपका एयर जा रहा है, ऐसा ये हीट एक्सचेंजर में होता हुआ जा रहा है, एंड ये जो यहाँ पे एयर जो अंदर की ओर भरा हुआ है, ओके, ये जो एयर भरा हुआ है अंदर की ओर, ये जो भी है, ये इसको, दिस इज कंप्रेसर से आ रहा है, तो इसका टेम्परेचर हाई होगा, एनी हाउ ये ब्लू लाइन का जो टेम्परेचर हाई होगा, सो इट शुड बी कूल्ड। तो कूलिंग के लिए आप इस रैम एयर को ही यूज करेंगे, यूजिंग दिस रैम्ड एयर ओनली फॉर कूलिंग पर्पस, बिकॉज this rammed air, it is not being fed into the main compressor at this point, okay। तो ये इस वाले एयर से ठंडा ही होगा, तो we will use this rammed air as a cooling air, cooling medium also, ठीक है। तो एक ही एयर जो है आपको ambient air है, उसी से आप दोनों काम कर रहे हैं, so there is no need of any further रेफ्रिजरेंट, ठीक है, कोई डिफरेंट टाइप का कोई और रेफ्रिजरेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। अभी ये जो एयर ठंडा हो गया आपका हीट एक्सचेंजर से, ठीक है, नाउ इट इज बीन फेड इनटू योर सम, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी टरबाइन, ओके। सेकेंडरी टरबाइन है ये, इसको हम बोलते हैं कूलिंग टरबाइन, बिकॉज दिस इज नॉट यूज्ड टू प्रोड्यूस द पावर, इट इज जस्ट यूज्ड टू प्रोड्यूस द कूलिंग इफेक्ट, तो इसको हम बोलेंगे कूलिंग टरबाइन। और इस टरबाइन से ये ठंडा होके एयर जाएगा कहां पर, इट विल गो इनटू द केबिन, ओके, इट विल गो इनटू द केबिन। नाउ ये जो आपका रैम्ड एयर है, ओके, ये रैम्ड एयर निकल के जाएगा एंड इट विल ऐसा एग्जॉस्ट पाइप से होता हुआ जाएगा, ओके, इट विल जस्ट
गो इनटू द एटमॉस्फेयर, इसको डायरेक्ट इतना ही बना सकते हैं या फिर इसको हम थोड़ा सा इसको दिखाएंगे। यहां से ये फैन अटैच है, एग्जॉस्ट, your exhaust fan which is attached with this turbine. So turbine is doing the cooling of the air and it is just running this exhaust fan. Okay, और यहाँ से ये आपका rammed air होता हुआ आएगा, यहाँ पर तो आ रहा है and it will go to the atmosphere. Okay, rammed air आपका होता हुआ एटमॉस्फेयर पे चला जाएगा और जो कंप्रेसर से जो एयर निकल के आ रहा है वो आपका कूलिंग टरबाइन से, सीटी कूलिंग टरबाइन से होता हुआ आपका केबिन में जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर कंप्लीट डायग्राम, इसको बना लीजिए। प्रॉपर्ली दिख रहा है, इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा है ना? बना लिया? चलिए इसका टीएस डायग्राम देखेंगे फिर। टीएस डायग्राम आवाज आ रही है ना आप लोग को? कनेक्टेड है प्रॉपर्ली, कोई इशू तो नहीं है? सर आ रही है आवाज। ओके ओके, कनेक्शन का पता नहीं होता ना, एकदम से कब चला जाए तो फिर चेक करना पड़ेगा। चलिए इसका बेसिक टीएस डायग्राम समझते हैं। Okay, so this is the air entering into the you can say this is the ambient air. Okay, and this is air after the ramming, this is air after the compressor, this is the air after changer, and this is air which is fed into the turbine, into the cabin. Okay, air after the turbine, and this is the air, okay, coming out of the cabin. Okay, तो ये आपका 6 पॉइंट है, इसको यहाँ पे बनाता हूँ, मैं शो करता हूँ। So this is 1, 2, 3, 4, okay, and then this is 5, okay, और इसी 5 में आप इसको 6 समझेंगे, केबिन से जो निकल के जाएगा, फ्रॉम केबिन, अगर मैं यहाँ पे बना देता ये केबिन हो गया, ओके, दिस इज केबिन, और केबिन से निकल के जो एटमॉस्फेयर पे जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, या इसको भी 6 बोल सकते हो, किसी को भी बोल दो 6। तो जो एटमॉस्फेयर से निकल गया और यहाँ पे इसके बाद में ये ओपन हो जाएगा, ओपन साइकिल है। ओके, सो लेट मी clearly write these points. So 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Okay. So 1, 2 is ramming action. Okay. 2, 3 is compression. Isentropic है, ये भी isentropic है, ये सब आपका रिवर्सिबल प्रोसेसेस है। ओके, 3, 4 आपका जो हो गया हीट एक्सचेंजिंग है ना, कहते हैं ये, दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबारिक कूलिंग प्रोसेस।
4 to 5 आपका एक्सपेंशन, अगेन आइसेंट्रोपिक। ओके, 5 to 6 आपका हीट एक्सचेंज इन केबिन। ओके, तो ये आपका हीट एक्सचेंज इन केबिन, अगेन दिस इज अ आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, ये बोल सकते हैं इसको हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जो मेन आपका हीट ले रहा है आपका स्पेस से। ओके, सो दिस इज अगेन आइसोबारिक प्रोसेस। तो दिस इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, रिमेंबर। अब यहां पर समझते हैं व्हाट इज राइमिंग एक्शन। राइमिंग एक्शन इज isentropic conversion of isentropic conversion of kinetic energy of high speed air, okay, into the pressure energy, okay, is known as Ram effect, okay, known as Ram effect. So आप क्या कर रहे हैं, आप वही जो मैंने बताया था, जैसे एयर ड्रैग वाला जो केस था, so we'll see this equation complete. So h1 plus v1 square by 2 equals to h2 plus v2 square by 2. Okay, you're taking change in potential energy को आप जीरो ले रहे हैं, वर्क कोई शाफ्ट इन्वॉल्व नहीं है तो शाफ्ट वर्क जीरो है, एडियाबैटिक प्रोसेस है या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो हीट भी आपका जीरो हो जाएगा। और रैमिंग के बाद में बताया है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज नेग्लिजिबली जीरो, तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी h1 plus v1 square by 2 equals to h2। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा T2 equals to T1 plus v1 square by 2 into Cp, है ना, Cp से डिवाइड कर दिया है। सो अब इसको एक अच्छे फॉर्म में लाते हैं, we'll divide by T1 equals to 1 plus v1 square by 2 Cp T1। Okay, now we know that Cp is equals to gamma r upon gamma minus 1। so यहाँ से ये बन जाएगा T2 by T1 equals to 1 plus v1 square to 2 gamma r T1, यहाँ से gamma minus 1 ऊपर आ जाएगा। okay, so now this gamma RT1, this gamma RT1 under root is equals to C, है ना, gamma RT, okay, gamma RT under roots is equals to C, which is speed of sound or sonic velocity, okay, at a given temperature, at a given condition। okay, तो यहाँ से आपको निकल के आएगा T2 by T1 equals to 1 plus V1 square by 2 C1 square into gamma minus 1। okay, now this C1, what is this C1? so this is your sonic velocity, okay, at ambient air condition। okay, because instead of T we are using T1, तो यहाँ पे C की जगह C1 यूज कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोनिक वेलोसिटी एट एम्बिएंट एयर कंडीशन। okay, तो
जो आपका एम्बिएंट एयर कंडीशन है उस पे क्या स्पीड ऑफ साउंड है वो आएगा। मीडियम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से इट इज going to change the speed of sound. ठीक है, it is depending on the medium gamma r and it is depending on the temperature. Okay, so now we just write one thing more. So this is going to be m square by 2 gamma minus 1. Okay, where m is your Mach number, which is equals to v by c. Okay, so this is the whole derivation. And in case आपको अगर RAM efficiency भी given है, okay, so if RAM efficiency beta r is given, okay, and उसी accordingly आपको क्या करना है, मतलब आपका 100% efficient नहीं है, इसका मतलब ये है कि जितना प्रेशर आपको मिलना चाहिए था उतना प्रेशर का इंक्रीज नहीं हुआ है, उससे कम इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 100% एफिशिएंट नहीं था तो उससे कम इंक्रीज हुआ है। तो आपका जो नीटा आर है, हाउ यू विल राइट दिस, so which is equals to actual pressure rise, okay, divided by isentropic pressure rise. Okay, so this is given as P2 dash minus P1 upon P2 minus P1. So from here you can see that P2 dash is less than P1, है ना? ठीक है, चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही है। अभी ऑलरेडी वी आर पास्ट 10 minutes. Okay. Next time we'll see more about this simple air refrigeration system and about some numericals we'll do. Okay. Wait, do not leave. I will just taking attendance.